फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ कि बेसिकली आईवीएफ का जो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। पहले हम समझते हैं कि आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको आईवीएफ ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन है कि यदि आपकी उम्र 35 से ज्यादा है, या तो पुअर ओवेरियन रिजर्व, या तो आपके ओवरीज का एजिंग प्रोसेस अर्ली स्टार्ट हुआ है, आपका जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है वह लेस देन 2.5 है, तभी भी हम इंडिकेट यानी कि वो पेशेंट को गाइड करते हैं कि इट इज आइडियल टू अंडरगो आईवीएफ प्रोसेस। दूसरा कि यदि आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह यूट्रस है और ये दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यदि आपके फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज हैं या तो दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो ऐसे पेशेंट में भी आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा कि जो पेशेंट्स हैं जिसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि जो मेल पार्टनर है उनके सीमेन एनालिसिस, सीमेन पैरामीटर्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि OATS विच इज़ वेरी कॉमन, ओलिगो एस्थेनोटेरेटोजूओस्पर्मिया। ऐसे सारे इंडिकेशंस होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, यानी कि ओवरीज का जो एंटीमुलेरियन हार्मोन है वो भी नॉर्मल है, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स भी नॉर्मल है, हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स भी नॉर्मल है, और तभी भी पेशेंट यदि कंसीव नहीं कर सकता है, मल्टीपल IUI साइकिल फेल है, तो ऐसे पेशेंट में भी आईवीएफ द्वारा उनको रिजल्ट मिल सकता है। आइए अब मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स आपको कि आईवीएफ की प्रोसीजर कब से स्टार्ट होती है। आइडियली आपके जो प्रोसीजर है, आपके जो भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है वह आपको पीरियड के सेकेंड डे बुलाते हैं। तो ऑन सेकेंड या तो थर्ड डे ऑफ योर मेंसेस आपका ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होता है। उसमें हम जो देखते हैं कि आपके ओवरीज में एंट्रल फॉलिकल्स कितने हैं, आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वह कैसी है, और इसके बाद सेम डे आपके ब्लड टेस्ट भी होते हैं। ब्लड टेस्ट में हार्मोनल प्रोफाइल किए जाते हैं, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड रिपोर्ट भी किए जाते हैं। हार्मोनल प्रोफाइल जो होती है, यानी कि जो ब्लड टेस्ट है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि यह पर्टिकुलर पेशेंट में कितने दिन इंजेक्शंस देने चाहिए, कौन से प्रकार के इंजेक्शन, क्योंकि दो प्रकार के बेसिक इंजेक्शन आते हैं। वन इज अ ह्यूमन HMG जो बोलते हैं हम, और दूसरा जो होता है दैट इज अ FSH। तो रिकॉम्बिनेंट FSH इज मोर कॉमनली यूज्ड इंजेक्शन व्हेन इट इज अ केसेस ऑफ सीवियर PCOD। आपका इंजेक्शन कौन सा जाएगा वह भी डिसीजन लेना होता है, और कितना डोज देना है वह डिसीजन भी लेना होता है, और नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन तक आपको इंजेक्शंस जाएगा। फ्रॉम सेकेंड या थर्ड डे जैसे ही आपके रिपोर्ट्स हो जाते हैं, आपको हॉर्मोन्स की जो इंजेक्शन होते हैं जिसे गोनाडोट्रोफिन्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको जब भी इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं तो आपको सेम टाइम पे यह इंजेक्शन लेने होते हैं, बहुत ही क्रूशियल है। और दूसरा कि आपका जो इंजेक्शन लेना है आइदर सबक्यूटेनियस है या तो इंट्रामस्कुलर है। जनरली मेरी यह राय होती है कि आप यदि जो भी आईवीएफ सेंटर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे ही आकर आप इंजेक्शन लेते हैं तो दैट इज आइडियल, क्योंकि यदि आपने इंजेक्शन प्रॉपरली नहीं लिया है या तो कोई अनट्रेन्ड पर्सन ने आपको इंजेक्शन दिया है, तो आपके जो एग्स है उसके नंबर में और क्वालिटी में काफ़ी फर्क आ सकता है। दूसरा कि यह इंजेक्शन का जो स्टोरेज होता है वह भी प्रॉपरली होना आवश्यक होता है। जनरली सेकेंड डे, अगर आपको सेकेंड या थर्ड डे इंजेक्शन चालू हुए हैं तो 4 to 5 डेज सेम टाइम पे आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें फॉलिकल्स कितने डेवलप हुए हैं, फॉलिकल्स की साइज कितनी है, यह सब मेजर किया जाता है। आफ्टर दैट यदि आपके जो फॉलिकल्स हैं ऑन एन एवरेज अगर 14 mm तक पहुंच गए हैं तो डे 6 या तो डे 7 जनरली एंटागोनिस्ट इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं
और उसके साथ साथ जो गोनाडोट्रोपिन्स चल रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहते हैं। ऑन एन एवरेज 3 to 4 days एंटागोनिस्ट डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट और आपके फॉलिकल्स का साइज कितना है वह हिसाब से एंटागोनिस्ट कितने दिन तक देना है वो डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ IVF, दैट इज अ टाइमिंग ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर का जो इंजेक्शन होता है वह पिकअप के 34 to 36 आवर्स पहले दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पेशेंट है जिनका पिकअप हम 12 बजे यदि करने वाले हैं तो उसको रात को 2 बजे इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑन एन एवरेज हमारे जो ऑर्किड हॉस्पिटल में हम IVF प्रोसेस करते हैं, सो वी प्रेफर 34 आवर्स प्रायर टू द ओवम पिकअप। सो यदि आपका मॉर्निंग में हम 10 बजे पिकअप रख रहे हैं तो आपको इंजेक्शन जो है वो रात को 12 बजे जाता है। सो दैट इंजेक्शन जो है उसका टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें 2 प्रकार के इंजेक्शंस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके जो हॉर्मोन्स के रिपोर्ट होते हैं E2 और P4, वह हिसाब से आपका इंजेक्शन डिसाइड होता है। उसके बाद आता है द डे व्हेन द ओवम पिकअप प्रोसीजर इज डन। सो ओवम पिकअप की जो प्रोसीजर है वह दिन आपको भूखे पेट बुलाया जाता है, एम्प्टी स्टमक बुलाया जाता है। वह दिन शॉर्ट जनरल एनेस्थेशन यानी कि सिडेशन दिया जाता है और आपको हॉस्पिटल में पिकअप के एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले एडमिट किया जाता है। पिकअप की जो प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ डन अंडर अ शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया। पिकअप जो प्रोसीजर होता है दैट इज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ अ ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। और जो सोनोग्राफी आपकी रूटीन में होती है वैसे ही आपका योनि मार्ग से सोनोग्राफी करते हुए एक नीडल आती है, ओवम पिकअप नीडल कहा जाता है। वैसे उससे हम लोग ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स आपके डेवलप हुए हैं उसमें से फॉलिकुलर फ्लूइड जो होता है उसको एस्पिरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सारा फ्लूइड कलेक्ट किया गया है और यह जो फ्लूइड होता है उसको हमारी जो लैब है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वह डिश में रखकर कितने उसमें एग्स हमें मिले हैं, उस साइड मिले हैं, वह चेक करते हैं। आपकी जो प्रोसीजर होती है, आइदर इट इज़ अ IVF जहाँ पे हम जो भी एग्स होते हैं वहाँ पे सारे स्पर्म्स रख देते हैं, और दूसरा कि ICSI प्रोसीजर, दैट इज़ अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ताकि हमें पता रहे कि जो फर्टिलाइजेशन है वह अच्छे से हो रहा है। सो जनरली हम जो प्रेफर करते हैं दैट इज़ अ ICSI प्रोसीजर। उसके बाद हम 3rd डे और 5th डे जैसे जो एम्ब्रियोज है उसको चेक करते हैं इन द IVF लैब। डिपेंडिंग अपॉन आपके नंबर ऑफ एग्स कितने मिले हैं हमें, वह हिसाब से आपके जितने भी एम्ब्रियोज डेवलप हुए हैं उसको हम आइदर फ्रीजिंग करते हैं या तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियोज जो होते हैं उनकी ग्रेडिंग होती है। जनरली हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स हैं जिनका पिकअप होता है, पिकअप के बाद उनको एक्सप्लेन किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है कि आपके कितने oocyte मिले हैं और वो oocyte की क्वालिटी कैसी है। इवन मोस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द स्पर्म क्वालिटी ऑल्सो, कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है वह भी पूरी जानकारी आपको दी जाती है। उसके बाद आपको जैसे 3rd डे फर्टिलाइजेशन इज आफ्टर 24 आवर्स एंड 3rd डे एंड 5th डे जैसे ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो रहे हैं तो कितने डेवलप हुए हैं, उसका ग्रेडिंग कितना है, वह सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन हार्मोनल प्रोफाइल आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, वह डिसीजन हम लेते हैं। एंड एक बार आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो उसके 15 दिन के बाद आपका हार्मोन्स का यानी कि प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है बीटा HCG उसका रिपोर्ट किया जाता है। और यदि आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि हाउ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज डन, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको IVF के प्रोसीजर के रिलेटेड या तो कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या तो वुमेन्स के हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।